Hi everyone. Today we will start with first chapter which is matter in our surroundings. ठीक है, देखो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, किसको बोलते हैं मैटर। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल, जो कि साइंटिस्ट ने बोला है कि मैटर है। मतलब कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं साइंटिस्ट कहते हैं कि वो सभी मटीरियल्स क्या हैं, मैटर है। जो एयर हम हवा जिससे जो हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, क्लाउड्स, स्टोन्स, स्टार्स, प्लांट्स, इवन द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या फिर स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड, हर चीज को क्या बोला जाता है, मैटर बोला जाता है। ठीक है, आप अपने आसपास देखो तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिन्हें आप मैटर कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली हम ये कहेंगे कि हर वो चीज जिसके पास मास है और जिसकी अपनी स्पेसिफिक वॉल्यूम है, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसे हम मैटर कंसीडर करेंगे। तो किसी भी चीज को मैटर कहने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। नंबर 1, उसमें अपना मास होना चाहिए। नंबर 2, उसकी कुछ वॉल्यूम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मैटर जो है इसको समझने की कोशिश बहुत पहले से हो रही है। ठीक है, पहले से फिलोसफर्स लगे हुए थे कि हम मैटर को समझ पाए। तो फिलोसफर्स ये कहते थे, जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा था कि मैटर को आप 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब 5 बेसिक एलिमेंट हैं किसी भी मैटर के। जैसे 5 बेसिक एलिमेंट, तो हम उसे हिंदी में 5 तत्व के नाम से कहते हैं। ये 5 तत्व कौन से हैं? नंबर 1 एयर, नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 फायर, नंबर 4 स्काई एंड नंबर 5 वाटर। ये जो 5 चीजें हैं, हवा, धरती, अग्नि, आकाश और जल, ये 5 मिलकर के क्या बनाते हैं, ये 5 तत्व हैं। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये जो पुराने फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर्स, उन्होंने कहा था कि हर चीज जो है, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। इन 5 बेसिक एलिमेंट की बनी हुई है। ठीक है, जो ग्रीक फिलोसफर थे उनका क्लासिफिकेशन भी कुछ इसी तरीके से था। फिर क्या हुआ कि चीजें मॉडर्न होती गई। धीरे धीरे जैसे आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ आए तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम 2 तरीके से मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। नंबर 2, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो ये दोनों ही क्लासिफिकेशन हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब देखो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे आप मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। इसके लिए कहता है कि फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दुनिया की कोई भी चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, एक एक्टिविटी से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया कि ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर कुछ वाटर ऐड कर लिया। ठीक है, और गिवन अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर थोड़ा सा हमने सॉल्ट ऐड कर लिया। जैसे ये स्पून से दिखा रहे हैं, वाटर हमारे पास यहाँ पर था केस ए में। अब केस बी में हमने इसी के अंदर सॉल्ट ऐड किया। जैसे ही आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे और उसको स्टिर करेंगे तो ये अच्छे से इसके अंदर घुल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वाटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड सॉल्ट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, ऑल्सो वाटर के, ये एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और आपको मिल जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब आता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं, इनका साइज कितना है। इसको समझने के लिए हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या किया कि 2-3 क्रिस्टल ले लिए पोटेशियम परमैंगनेट के। ये बिल्कुल जो, जैसे ब्रिंजल आप लोगों ने देखी होगी, बैंगन जो होती है कितनी डार्क होती है ना, एकदम डार्क, उतने डार्क इसके क्रिस्टल्स होते हैं। और हम इनको डिसॉल्व कर रहे हैं 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, तो होगा क्या कि ये देखो, ये आपके पास प्लेन वाटर था, इस वाटर के अंदर आपने 1-2 क्रिस्टल या 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए। जैसे ही आप डालेंगे तो ये एकदम डार्क वायलेट कलर इसका हो जाएगा। मतलब वही ब्रिंजल का जो कलर होता है ना, इतना डार्क कलर इस लिक्विड का हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, इसमें से, इस सॉल्यूशन में से, ये जो वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है,
इसमें से 10 ml टेस्ट ट्यूब में ले लिया और इसको नेक्स्ट बीकर के अंदर डाल दिया। और इस बीकर में, इसे हम बीकर बी बोल लेते हैं, यहाँ बीकर बी में हमारे पास है 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड 90 ml ऑफ वाटर। टोटल कितना हो गया? 90 + 10 100 ml। आपका जो केस ए था, वायलेट सॉल्यूशन जो आपके पास था, केस ए में कलर थोड़ा डार्क था, केस बी में थोड़ा सा हल्का सा फेड हो जाएगा, अभी भी डार्क है लेकिन ए के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट है। देन हम सेम चीज अगेन रिपीट करेंगे। हम बी वाले सॉल्यूशन में से 10 ml टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, इसको एक बीकर में डाल देंगे और उस बीकर में 90 ml वाटर ऐड कर देंगे। अगेन हमारा सॉल्यूशन 100 ml हो गया, 90 + 10 100, ठीक है। ये हो गया केस सी। फिर से इसको रिपीट करेंगे। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि ए का कलर तो सबसे ज्यादा डार्क था, बी का उससे थोड़ा लाइट है, सी उससे थोड़ा लाइट है और डी बिल्कुल लाइट हो चुका है, फेड होता जा रहा है। ये जो कलर एग्जिस्ट कर रहा है, ये किसकी वजह से कर रहा है? ये एग्जिस्ट कर रहा है जो आपने पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया था प्लेन वाटर में, उसकी वजह से। कितने क्रिस्टल डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के? 2 to 3। लेकिन हम बार बार डाइल्यूशन कर रहे हैं, बार बार वाटर ऐड कर रहे हैं, फिर भी ये कलर फेड नहीं हो रहा। यानी ये जो लाइट पिंक कलर आया है केस डी में, दिस रिप्रेजेंट कि अभी भी इसमें कुछ पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट या कोई भी और दूसरा सब्सटेंस हो, हर सब्सटेंस के छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तभी तो यहाँ तक ये निकल नहीं पा रहे, अभी तक इसका कलर फेड नहीं हुआ, ठीक है। ओके, आप अपने घर में एक काम कर सकते हैं, सेम एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। आप 2 ml डेटॉल ले लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए और सेम ऐसे करके देखना, एक बीकर, दूसरा बीकर, तीसरा, चौथा, अलग अलग बीकर्स। तो आपको क्या मिलेगा? वो डेटॉल की जो स्मेल है वो इतनी आसानी से जाएगी नहीं। जब तक डेटॉल की स्मेल नहीं जा रही, वो रिप्रेजेंट करता है कि डेटॉल के पार्टिकल्स आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर एक स्टेज ऐसी आ गई कि डेटॉल की बिल्कुल ही स्मेल नहीं आ रही, तब हम उसको मान लेंगे कि हाँ, यहाँ अब डेटॉल के पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, ये हमारे पास क्लियर वाटर है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको उसको 7 to 8 टाइम्स डाइल्यूट करना पड़ेगा। 7 to 8 टाइम्स 90 ml ऑफ वाटर आपको बार बार ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा पॉसिबल होगा, ठीक है। जबकि डेटॉल आपने कितनी ली थी? सिर्फ 2 ml ली थी, राइट। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिकल्स। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनका फीचर्स कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ठीक है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। ये हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, कोई I'll draw it here। आपने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है। ये है H2O। नेक्स्ट, अब इसी पानी में हमने थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया, थोड़ी चीनी इसमें डाल दी। आप चाहें तो चीनी की जगह नमक भी डाल सकते हैं, आप नींबू पानी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप चीनी इसमें डालेंगे, चीनी के पार्टिकल्स इसमें घुल जाएंगे, राइट। अब एक काम करना, जब आप प्लेन वाटर लेते हो ना, सिर्फ एक बीकर लिया और उसमें पानी लिया,
आप यहाँ पर मार्क कर लो कि हमारा पानी यहाँ तक है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज ऐड हो रही है, तो ये वाटर का जो लेवल है ये रेज करना चाहिए, पानी इस मार्क को क्रॉस करके ऊपर आना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि जब आप शुगर को ऐड करेंगे, चीनी आप ऐड करेंगे, या किसी बच्चे का मन किया उसने सॉल्ट ऐड कर लिया, दोनों में से कुछ भी ले लो, जब आप ये ऐड करेंगे इवन आफ्टर एडिशन, ये मार्क जो है ये यही रहेगा, पानी का लेवल मार्क को जस्ट टच ही करेगा, इससे ऊपर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑलरेडी हैड स्पेसेस बिटवीन देम, ये पार्टिकल के बीच में ऑलरेडी स्पेस था और उस स्पेस को शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स ने आकर के ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ इस तरीके से। क्योंकि इन्होंने जस्ट उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, तो फिर लेवल रेज करने का तो मतलब ही नहीं बनता। इसी वजह से ये जो वाटर है ये इस मार्क को, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इससे हमें कंफर्म होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ये जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ये कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये भी हम एक एक्टिविटी से देख सकते हैं। कौन सी एक्टिविटी से? कि आपने एक अगरबत्ती ली जिसको बोलते हैं इंसेंस स्टिक, इंग्लिश में कहेंगे इंसेंस स्टिक, हिंदी में अपनी सिंपल अगरबत्ती। उस अगरबत्ती को किसी रूम के एक कोने में जा करके लगा दो, पर इसको जला लेना पहले, जलती हुई अगरबत्ती जो होती है उसको। तो इसमें से कुछ फ्यूम्स, ऐसे धुआं धुआं हल्का हल्का निकलेगा और उसके साथ में फ्रेग्रेंस आएगी, एक प्लेजेंट स्मेल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा कि आपने एक अगरबत्ती तो कॉर्नर ऑफ रूम में लगाई थी, रूम के एक कोने में लगाई थी, लेकिन इसकी खुशबू पूरे ही रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो अगरबत्ती हमने लगाई है इसके पार्टिकल्स निकलेंगे, वो जो पार्टिकल्स हैं विच हैज फ्रेग्रेंस। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ऐसे हो गई, लेट्स से हमने यहाँ पे लगाई, ठीक है। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में, एयर में आ जाएंगे, और एयर में खुद एयर के पार्टिकल्स भी हैं। एयर के पार्टिकल्स हमेशा मूव कर रहे हैं और वो मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर इन ग्रीन पार्टिकल्स को, अगरबत्ती के पार्टिकल्स को भी पुश एंड पुल देंगे और उनको भी मोशन में ले आएंगे और धीरे धीरे पूरे रूम में स्प्रेड कर देंगे। ये जो हमने अगरबत्ती लगाई इससे जो पार्टिकल स्प्रेड करे, वो जो स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स है वो किसकी वजह से हो पाया? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली इन रैंडम मोशन, तभी ये पॉसिबल हुआ है, ठीक है। अब ये अलग अलग एक्टिविटीज दे रखी हैं जो हम धीरे धीरे करके देखेंगे। अब ये जो पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव क्यों करते हैं? वो मूव इसलिए करते हैं क्योंकि उन पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स और तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से मोशन ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया, ठीक है। यहाँ से हमें कंफर्म हुआ दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये पार्टिकल्स जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करे रहते हैं। जैसे ये इधर पे दिखा रखा है, कुछ फीमेल्स हैं, इन्होंने एक दूसरे को होल्ड कर रखा है, ठीक है, और पूरी एक चेन बना रखी है। मैटर में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है कि पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा होता है और पूरी की पूरी उनकी चेन बन जाती है।
जैसे कि आप इससे देख सकते हैं, इस एक्टिविटी को देखो। अगर आप कोई आयरन नेल लेते हैं, यानी कि लोहे की कील लेते हैं, या फिर आप पीस ऑफ चॉक लेते हैं, चॉक का कोई टुकड़ा ले लिया, या फिर कोई रबर बैंड ले लिया, अब कोशिश करो कि आप इनको तोड़ो। ये जो नेल है ये तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। आपको प्लास से या किसी और चीज से, हैमर से बहुत ज्यादा फोर्स लगा करके इसको करना पड़ेगा इस पे। तो होगा क्या कि ये जो कील थी ऐसे करके, ये हमारे पास आयरन की कील है, तो इस पे अगर हम हैमर मारेंगे बहुत ही ज्यादा जोर से, तो ये हल्की फुल्की बेंड कर जाएगी। हो सकता है अब ये ऐसे हो जाए। पर क्या ये ब्रेक करेगी? नहीं, इतनी आसानी से ये नहीं टूटेगी। पीस ऑफ चॉक की अगर हम बात करें, तो चॉक का टुकड़ा हमारे हाथ से टूट जाता है। आज क्लास में करके देखना, अगर आप चॉक के टुकड़े को लेंगे और उस पर जरा सा फोर्स लगाएंगे तो वो टुकड़ा टूट जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है रबर बैंड। रबर बैंड को अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो रबर बैंड टूटेगा नहीं, इंस्टेड वो स्ट्रेच हो जाएगा। ये हमें अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है अलग अलग चीजों में। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम लोहे की कील की बात करें तो वो तो टूटती नहीं है, सिर्फ बेंड होती है। चॉक इतना कमजोर है हमारे हाथ से ही टूट जाता है। और रबर बैंड ऐसा है कि वो तो स्ट्रेच ही कर जाता है। ये इसलिए है क्योंकि इन तीनों में अलग अलग फोर्स प्रेजेंट है, और ये अलग अलग फोर्स की वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। जिसमें ज्यादा फोर्स है तो आप उसको नहीं तोड़ पाएंगे, जिसमें कम फोर्स है तो हम उसको तोड़ देंगे, और जिसमें बहुत ही कम फोर्स है तो आप उसको स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो एक्टिविटी दी हुई है कि आपने कुछ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर लिया एक कंटेनर में, और उसको आप काटने की कोशिश कर रहे हैं अपने हाथ से, फिंगर से या चाकू से। क्या पानी कटता है कभी? वो कट पाएगा क्या? वो तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स है, एग्जिस्ट कर रहा है, और ये फोर्स जो है वो पानी के पार्टिकल्स को एक साथ इकट्ठा रखता है, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट अब आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट होती है? हमें पता है कि हमारे पास, हमारे चारों तरफ अगर हम देखें तो अलग अलग मैटर होते हैं, ठीक है। उन मैटर की बेसिकली हमारे पास तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये जो स्टेट है, ये जो अलग अलग वेरिएशन आ रही है स्टेट्स में, सॉलिड अलग है, लिक्विड अलग है, गैस अलग है, ये तीन अलग अलग स्टेट इसलिए एग्जिस्ट कर पा रही हैं क्योंकि हमारे पास अलग अलग पार्टिकल्स इन मैटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि सॉलिड के पार्टिकल अलग हैं, लिक्विड के पार्टिकल अलग हैं, और गैस के पार्टिकल अलग हैं। क्योंकि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी अलग है, इसी वजह से हमारे पास मैटर भी अलग अलग है। अब देखो, सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं सॉलिड को, तो देखते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज। तो कहता है कि सॉलिड जो होता है इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, फिक्स शेप होती है। जैसे कि अगर ये पेन है तो इस पेन के अंदर क्या है कि इसकी शेप ऐसी ही रहेगी जब तक आप बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा के इसको तोड़ ना दें, तो इसकी शेप ऐसी ही रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी ये ऐसा है, कल हमने आकर के देखा तो इसकी शेप चेंज होगी, ऐसे तो नहीं होता। तो सॉलिड जितने सब्सटेंसेस होते हैं उन सभी की एक फिक्स शेप होती है। वो फिक्स शेप को कहने का ही तरीका है, आप उसको डेफिनेट शेप बोल सकते हैं, ठीक है। और सॉलिड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, जितनी क्वांटिटी आज है उतनी ही कल रहेगी। सॉलिड्स की नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी, कुछ बच्चों ने ये वर्ड पहली बार सुना होगा, कंप्रेसिबिलिटी। होता क्या है कंप्रेसिबिलिटी? आओ इसको समझते हैं। जैसे देखो, आपने कोई सॉलिड ले लिया, तो सॉलिड में कैसे मिलेगा बेटा? एक सेकेंड,
इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये जो पार्टिकल है, अब मान लो कि आप ऊपर से इनके ऊपर ऐसे, ये हमने रखा है कोई पिस्टन। अब ये पिस्टन को आप नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, यानी कुछ प्रेशर P, कोई सर्टेन प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं इस सॉलिड में। अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्या ये पार्टिकल्स एक दूसरे के और पास आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये पार्टिकल्स ऑलरेडी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। पहले ही एक दूसरे को देखो, ये यहाँ से इसको टच कर रहा है, ये वाला इधर पे टच कर रहा है, ये इधर पे इसको टच कर रहा है, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर। वरना इन पार्टिकल्स ने एक दूसरे को, जितना ये एक दूसरे के पास आ सकते थे उतना आ रखे। अगर ऐसा है तो यानी आप अगर प्रेशर अप्लाई भी करेंगे तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के और क्लोज नहीं आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबिलिटी, या आप कह सकते हैं सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। उनको और ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उनके पार्टिकल्स को और ज्यादा क्लोज नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इसी फिनोमेना को हम कह रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, अच्छा, सॉलिड्स जो होती हैं वो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं when subjected to outside force। अगर मान लो आपने, वही उस पे चलते हैं कंप्रेसिबिलिटी वाले पे, कि कोई बच्चा मान ही नहीं रहा है और इसको कंप्रेस करना चाहता है कि नहीं मैं तो इसको कंप्रेस करके छोड़ूंगा, पिचका के छोड़ूंगा, तो ये पिचकेगा नहीं। अगर आप ज्यादा ही प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये टूट जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सॉलिड जो होते हैं वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। आप बाहर से कितना ही फोर्स लगाओ, सॉलिड चाहता है कि मेरी जो शेप थी मैं वो ही रखूंगा। अगर ज्यादा ही फोर्स लगा दिया तो फिर वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। ओके, क्योंकि सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करना चाहता, ज्यादा ही फोर्स लगाओ तो फिर टूट जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिजिड या फिर रिजिडिटी। तो हम कहेंगे कि सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। ओके, अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? जो बच्चे यूज करते हैं, बच्चियां यूज करती हैं एक्चुअली, बालों में लगाती हैं रबर बैंड। ये जो रबर बैंड होता है, ये रबर बैंड को अगर आप खींचे तो वो खिंच जाता है, यानी स्ट्रेच हो जाता है। अगर ये स्ट्रेच हो पा रहा है तो क्या ये सॉलिड है भी कि नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में देखो तो ये लग तो सॉलिड ही रहा है, लिक्विड या गैस तो ये नहीं लग रहा, लेकिन अगर हमने इसको खींच दिया तो ये स्ट्रेच हो रहा है, जबकि सॉलिड तो ऐसा नहीं करते। फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ इसका रीजन, रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स and regains the same shape when the force is removed. If excessive force is applied, then it breaks down. होता क्या है कि आपके पास में एक रबर बैंड था ऐसे, अब एक बच्चे ने इसको इधर की तरफ खींचा और इस साइड से इधर खींचा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचने लगे। क्योंकि आप सर्टेन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस फोर्स की वजह से ये स्ट्रेच हो पा रहा है। स्ट्रेच क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इसके जो इंटरनल फोर्स थे वो थोड़े वीक थे, इस वजह से ये स्ट्रेच हो गया। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ दिया, यानी एक्सटर्नल फोर्स
रिमूव हो गया, ये इधर से नहीं खींच रहा और इधर से नहीं खींच रहा, तो ये अपनी शेप को रीगेन कर लेगा, वापस उसी शेप का आ जाएगा। तो ये जो चेंजिंग ऑफ शेप ऑफ रबर बैंड है, ये कब पॉसिबल होगा? ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो रबर बैंड की शेप चेंज नहीं होती है, वो सॉलिड की ही प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो हम कंसीडर करेंगे कि रबर बैंड भी एक सॉलिड है। जो चेंजिंग ऑफ शेप का फिनोमेना है, दैट इज पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, these take the shape of jar. Are they solid? हमने क्या किया, देखो, पानी लिया और इस कंटेनर में डाल दिया, पानी यहाँ तक आ जाएगा, कंटेनर की शेप ले लेगा। हमने सेम कंटेनर में पानी हटा करके चीनी डाली, तो चीनी भी कुछ ऐसा ही कर रही है, ये जो कंटेनर है इसकी शेप ले लेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पानी तो लिक्विड है, हमें पता है कि पानी लिक्विड है, लेकिन सॉल्ट एंड शुगर, इनको तो हम सॉलिड मानना चाहते हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बेसिकली सॉल्ट एंड शुगर, दीज आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। चीनी का एक दाना इतना सा होता है, नमक का दाना तो और छोटा होता है। जब आप जार में डालते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो जार की शेप ले लेते हैं, पर एक्चुअली अगर आप बात करें तो सिंगल पार्टिकल ऑफ शुगर ले लो या सिंगल पार्टिकल ऑफ सॉल्ट ले लो, तो उस दाने की शेप तो चेंज नहीं होती, उसकी शेप तो सेम रहती है, तो वो अपनी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, हेंस दे आर सॉलिड इन नेचर। देखिए इसका आंसर इधर गिवन है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। वो जो इंडिविजुअल एक जो पार्टिकल है, एक जो गोलू गोलू सा है, चीनी का दाना है या नमक का दाना है, उनकी शेप फिक्स है, दे रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। चाहे आप अपने हाथ पे लो, चाहे आप किसी प्लेट में डालो या किसी जार में डालो, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। शेप, वो जो पूरा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है ना, वो हैं जो कि कंटेनर की शेप को लेते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल की जो शेप है वो फिक्स ही रहती है, इसीलिए हम कहते हैं कि sugar and salt are solid in nature. Next question, what about a sponge? Sponge आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा, फॉर्म सी टाइप में होते हैं, उसे हाथ में पकड़ते हैं तो वैसे मुट्ठी में बंद आ जाता है, खोलते हैं तो वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। It is a solid, yet we are able to compress it. Why? Solid तो वो है स्पॉन्ज, लेकिन उसको अगर हमने हाथ में लिया और ऐसे मुट्ठी बंद करी तो कंप्रेस तो वो हो जाता है। ये जो कंप्रेस हो पा रहा है, ये कंप्रेस क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो स्पॉन्ज है, उस स्पॉन्ज के अंदर बहुत ही छोटे 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 से होल्स होते हैं। इन छोटे छोटे होल्स में एयर के पार्टिकल्स घुसे हुए होते हैं। जैसे ही आप इसे अपने हाथ पे रखते हैं और इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे एयर के पार्टिकल जो कि ये छोटे छोटे होल्स में घुसे हुए थे, ये बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और पूरा स्पॉन्ज आपके हाथ में आ जाता है। अगेन जैसे ही आप मुट्ठी को खोलते हैं, यानी उसको कंप्रेस नहीं करते, छोड़ देते हैं, कंप्रेशन का फिनोमेना उस पर नहीं लगा रहे, तो फिर से क्या होगा कि ये जो होल्स थे, इनमें एयर के पार्टिकल्स आ करके इनको ऑक्यूपाई कर लेंगे, और अगर होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय एयर पार्टिकल्स तो फिर से ये अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। लेकिन क्या स्पॉन्ज सॉलिड है? हाँ जी, ये सॉलिड तो है। ठीक है, अच्छा, तो सॉलिड के बारे में हमारी डिस्कशन पूरी होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड स्टेट। तो देखो, लिक्विड्स जो होते हैं, दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। कैसे कह सकते हैं ऐसा? क्योंकि देखो, पानी, फ्रूटी, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, रसना, टैंग वगैरह वगैरह, इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब फ्रूटी है, वाटर है, कोई भी रसना वगैरह का सॉल्यूशन है, अगर मैंने 2 कंटेनर ले लिए, एक ऐसा है, ऐसा तो कैसे होगा, हम ले लेते हैं ऐसा, एक ग्लास ऐसा है और दूसरा ग्लास ऐसा है।
यहाँ कोई डिजाइन बना हुआ, ठीक है, ऐसा। और मान लीजिए थर्ड ग्लास आपका ऐसा है, तो जब हम लिक्विड इसमें पोर करेंगे तो लिक्विड इसी की शेप ले लेगा। राउंड है तो राउंड शेप ले लेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेगा, इधर पे ऐसे अजीब सी है तो वो ले लेगा, ठीक है। तो लिक्विड की तो अपनी कोई शेप नहीं है ना। आपके हाथ में रबर होगा, पेंसिल होगी, क्या इनकी शेप चेंज होती है? नहीं। व्हाई? बिकॉज दे आर सॉलिड। लेकिन वाटर, मिल्क, जूसेस, इनकी शेप फिक्स नहीं होती, दे हैव नो फिक्स शेप, ओके, बट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम तो फिक्स होती है। कैसे फिक्स होती है? क्योंकि जैसे आप अगर दूध का पैकेट लेके आ रहे हैं और लेट्स से कि ये 1 लीटर का पैकेट है, तो ये दूध चाहे दुकान में रखा हो चाहे आपके घर में हो, वो जो रास्ता जब आप इसको लेकर के आए, हर टाइम इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 1 लीटर ही होगी, अनटिल एंड अनलेस कि आप गड्ढा करके उसको फाड़ ना दें, ठीक है। अगर वो अच्छे से पैक्ड है तो उसकी वॉल्यूम जो हमने इनिशियली ली थी वो उतनी ही होगी। या लेट्स से कि आप अपने घर से बाहर गए, दूध वाले अंकल आए, उनसे आपने बोला कि अंकल इस बर्तन में 1 लीटर दूध डाल लो, 1 लीटर दूध इसमें डाल दिया, तो इसको जब आप घर तक लाएंगे तो ये खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। अगर आप पी गए बीच में तो बात अलग है, वरना तो 1 लीटर ही रहेगा। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है, लिक्विड्स की जो वॉल्यूम होती है, वो क्या रहती है? हमेशा फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स होती है। अब लिक्विड जो होते हैं ये अपने कंटेनर की शेप ले लेते हैं, राउंड में डालो तो राउंड हो जाएगा, जिसमें भी डाल रहे हैं उसके लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपने कंटेनर की शेप ले लेते हैं तो हम कहेंगे कि लिक्विड जो होते हैं दे हैव नो फिक्स शेप बट दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। नेक्स्ट है कि लिक्विड हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो। वो तो है ही, अगर पानी का ग्लास ऐसे लो और उल्टा कर दो तो पानी बह जाएगा, पानी बहता है हमें पता है। एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। क्योंकि लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि लिक्विड्स रिजिड नहीं होते, बल्कि इनके लिए नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, दे आर फ्लूइड इन नेचर। हर वो सब्सटेंस जो कि फ्लो करने की प्रॉपर्टी रखता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। ये डिफ्यूजन की बात कहां से आई? देखो एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वाटिक एनिमल का मतलब है कि वो एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वो जीव जंतु, वो एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, वो पानी में सांस ले पाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसी की वजह से, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से ये जो यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स है वो सांस ले पाते हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों ही स्टेट, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसेस भी, ये लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकती है। अच्छा, सॉलिड कैसे डिफ्यूज हो सकता है लिक्विड के अंदर? देखो अभी आप पढ़ के आए हैं, चीनी को पानी में घोला जा सकता है। चीनी क्या होती है? सॉलिड। और पानी कैसा होता है? लिक्विड। तो सॉलिड कैन बी डिफ्यूज इन लिक्विड, ठीक है, वो सॉलिड लिक्विड का डिफ्यूजन का एग्जांपल हो गया। देन गैसेस डिफ्यूज्ड इन लिक्विड, ये आ गया आपका एयर या ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। लिक्विड डिफ्यूज्ड इन लिक्विड, ये आ गया आपका कि आप कोल्ड ड्रिंक के अंदर पानी मिला सकते हैं, दूध के अंदर पानी मिला सकते हैं, आप फ्रूटी के अंदर पानी मिला सकते हैं। फ्रूटी भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, दूध भी लिक्विड था, पानी भी लिक्विड था, तो लिक्विड वाज डिफ्यूज्ड इन लिक्विड। तो हम अलग अलग तरीके से डिफ्यूजन कर सकते हैं। यहाँ जो हमने डिफ्यूजन पढ़ा है वो 3 तरीके का है। नंबर 1 सॉलिड डिफ्यूज्ड इन लिक्विड, नंबर 2 liquid diffused in liquid, number 3 gases diffused in liquid।
ठीक है, यहाँ पे इस पूरे में हमने ये 3 कैटेगरी डिस्कस करी, थोड़ा सा ये वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब देखो, रेट का मतलब ये यहाँ पे बात कर रहा है स्पीड, कितनी तेजी से। डिफ्यूजन मतलब एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स का दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में अच्छे से इंटरमिक्स हो जाना। ये किसकी बात कर रहा है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, यानी ये कह रहा है स्पीड ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। लिक्विड में किसी भी चीज के घुलने की स्पीड, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। हमने क्या किया, ये है कंटेनर ए, दिस इज कंटेनर बी। आपने कंटेनर ए में शुगर डाल दी और साथ में सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। थोड़ी सी शुगर है, चीनी है और थोड़ा सा सॉल्ट है। ये जो चीनी और नमक हमने यहाँ पे डाला हुआ है, आप इसको मिक्स मत करो, एज इट इज पड़े रहने दो। क्या ये एक दूसरे में डिसॉल्व होगा? अपने आप ही पार्टिकल्स घुलना शुरू कर देंगे? नहीं होगा। लेकिन अगर मानो कि मैंने इसके अंदर पहले डाल रखा है पानी और देन हम इसमें ऐड कर रहे हैं साथ में फ्रूटी, तो पानी और फ्रूटी अगर आप मिक्स करेंगे तो ये एक दूसरे में इंटरमिक्स होंगे कि नहीं होंगे? अच्छे से हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम उसको बोलेंगे नहीं कि चलो अब मिक्स हो जाओ, वो अपने आप ही हो जाएंगे। पानी में इनफैक्ट अगर आप फ्रूटी डाल रहे हैं तो आप उसको रोक ही नहीं सकते अच्छे से मिक्स होने से, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने नमक डाला था, मान लेते हैं कि यहाँ तक नमक पड़ा था, इसके ऊपर आपने चीनी डाली, यहाँ तक शुगर है, तो ये शुगर यहीं पे रहेगी और ये जो सॉल्ट है ये यहीं पे रहेगा, बशर्ते कि हमने ना तो बीकर को हिलाया है ना हमने इसको स्टर किया है। लेकिन सेम फिनोमेना बिना बीकर को हिलाए, बिना स्टिरिंग के अगर हम लिक्विड में करते हैं, तो लिक्विड में आप बीकर को हिलाओ ना हिलाओ, कुछ भी करो, वहां पे डिफ्यूजन रोका नहीं जा सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इन लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड। रेट ऑफ डिफ्यूजन, यही सेम मतलब सेम बात को कहने का दूसरा तरीका है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज हायर एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? लिक्विड में अच्छे से वो मिक्स क्यों हो रहे हैं? ये सॉलिड में चीनी के पार्टिकल क्यों नहीं जाते नमक के पार्टिकल के पास नीचे? ये इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड स्टेट में क्या है कि पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। फ्रीली मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास ज्यादा स्पेस है और क्योंकि वो आपस में खुद ही घूम रहे होते हैं, तो इंटरमिक्सिंग आसान हो जाती है। आओ इसको डायग्राम से देखते हैं। जैसे कि ये कुछ पार्टिकल्स थे, ये वाटर के थे, आपने फ्रूटी के पार्टिकल डाले, वो इधर आ जाएंगे ऐसे। अब ये इंटरमिक्स हो गए डलते साथ ही, क्योंकि पहले भी इनके बीच में स्पेस था, वो मूव कर रहे थे इधर उधर। अब अगर हम सॉलिड की बात करें, ये हमने लिक्विड की बात करी, ठीक है। सॉलिड की अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें यहाँ तक इतने पार्टिकल हमने डाले हैं सॉल्ट, और उसके बाद यहां हम ऐड कर रहे हैं शुगर। शुगर के पार्टिकल्स मूव कर ही नहीं रहे, वो अपनी सीट पे से उठ ही नहीं रहे, और ना ही सॉल्ट के पार्टिकल्स अपनी प्लेस को छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं, और जा ये इसलिए नहीं सकते क्योंकि वहां स्पेस है ही नहीं। तो क्या ये एक दूसरे में इंटरमिक्स होंगे? नहीं होंगे। सॉल्ट अपनी प्लेस पे रहेगा, शुगर अपनी प्लेस पे रहेगी। सेम फिनोमेना अगर हम लिक्विड में पढ़ रहे थे, तो फ्रूटी के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस था, वो फ्रीली मूव कर रहे थे। वाटर के पार्टिकल के बीच में भी स्पेस था, वो भी फ्रीली मूव कर रहे थे। तो क्योंकि इनके बीच में स्पेस था, तो जब हमने ऐड किया दोनों को एक ही बीकर में, तो इन दोनों ने एक दूसरे के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, दे गेट इंटरमिक्स्ड, ठीक है। इसीलिए डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड हायर होता है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है।
चलो अब नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चीज अपने पास है गैसियस स्टेट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। गैसियस स्टेट में क्या है कि गैसेस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब उनको कंप्रेस किया जा सकता है। ऐसे कैसे कंप्रेस किया जा सकता है? ये देखो, आपने ये पिस्टन लिया, इंजेक्शन है पूरा का पूरा। इंजेक्शन तो आई गेस सबने देख रखा होगा, ठीक है। तो ये जो पीछे इसका होता है ना गोलू गोलू, जिसको आप नीचे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं पिस्टन। और यहाँ पे हमारी फील्ड है गैस। गैस है मतलब कि वहाँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता तो गैस तो होती है। अब पिस्टन को जैसे ही नीचे की तरफ पुश किया जाएगा, और यहाँ पे हमने रबर कॉक लगाया हुआ। रबर कॉक क्यों लगाया है? रबर कॉक इसलिए लगाया है ताकि ये गैस यहाँ से बाहर ना जा सके, जितनी है यहाँ पे उतना अमाउंट इसका रहे। अब धीरे धीरे हम पिस्टन को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि प्रेशर तो यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप पिस्टन को नीचे लाएंगे, ये गैस के पार्टिकल जो कि ऐसे प्रेजेंट थे, अब फाइनली एक स्टेज आएगी जब ऐसे हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ में केस ए, केस बी। केस ए में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा और ज्यादा गैप है, केस बी में तो ये पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज हो चुके हैं, राइट। इसी फिनोमेना को हम क्या बोल रहे थे? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी किस में पॉसिबल है? गैसेस में, क्योंकि गैसेस के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। देखो, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, स्पेस बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा स्पेस है उतना उस स्पेस को कम किया जा सकता है। जितना स्पेस को कम करोगे उतना ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि गैसेस आर द मोस्ट कंप्रेसिबल। इनको सबसे ज्यादा कंप्रेस किया जाता है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। इसी का एग्जाम्पल है हमारे पास जो हम यूज करते हैं, एलपीजी। हमारे घर में खाना पकाने के लिए पूरी फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअल में वो क्या थी? गैस थी। हमने उसको कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया और इसका नाम बन गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी, ठीक है। एक और है विच इज सीएनजी। ये तो हमारी गाड़ियों में बहुत आसानी से यूज होती है, आजकल तो बहुत ज्यादा यूज होती है। फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड, कंप्रेस करी हुई नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किस में यूज करते हैं इसको? व्हीकल्स में, ठीक है। क्योंकि हम कंप्रेसिबिलिटी वाला फिनोमेना यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि हाईली कंप्रेसिबल है ये, इसीलिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। मतलब कि आपके पास देखो, लेट्स से कि आपके पास इतनी सारी गैस थी, इस पूरे बीकर में भरी हुई थी, ठीक है। गैस के पार्टिकल इधर उधर घूम रहे हैं। क्योंकि हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करोगे तो इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो कंप्रेस करने पे अगर इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी तो फिर इसको आप छोटे कंटेनर में भी डाल लोगे। इसको आफ्टर कंप्रेशन, ये पहले इतने बड़े से कंटेनर में थी, अब हमने इसको इतने से कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। तो पहले ये बहुत बड़े कंटेनर में थी, अभी किसमें है? छोटे से सिलेंडर में। यही बात यहाँ पे कह रहा है, हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस थी, दैट कैन बी कंप्रेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू स्मॉल सिलेंडर। छोटे से सिलेंडर में इसको पैक कर लेते हैं, लार्ज अमाउंट, ठीक है। अच्छा, we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there. किचन में घुसे बिना हम बता देते हैं कि कौन सा खाना पक रहा है, राइट। कैसे? क्योंकि खाने की जो स्मेल होती है वो हमारी नॉस्ट्रल्स को हिट करती है, और जैसे ही वो नॉस्ट्रल को हिट करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये वाला खाना बनाया उसको,
ठीक है। तो है क्या कि पार्टिकल्स ऑफ एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस अस इवन फादर अवे। मम्मा ने खाना बनाया तो उसके खाने के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स हो गए। अब एयर के पार्टिकल्स तो कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, तो जब वो एयर के पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उन्हीं के साथ वो जो फूड के पार्टिकल्स थे, अरोमा जो था फूड का, उसको भी मूव करवाएंगे। और जब फूड के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल में मिक्स होकर के पूरे घर में फैलेंगे, आपकी नॉस्ट्रल तक पहुंचेंगे, तो आप उसको स्मेल कर लोगे ना। तो जो आप स्मेल कर पाए वो बेसिकली क्या था, फूड का पार्टिकल था जो कि आपकी नॉस्ट्रल तक पहुंचा था। नेक्स्ट इज स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid. अगर गरम खाना बना है तो गरम खाने की स्मेल आप तक आ जाती है। मम्मा ने किचन में मैगी बनाई, आपको तुरंत ही आ जाएगी उसकी स्मेल। लेकिन अगर सपोज आपकी मम्मा झाड़ू लेकर के आए तो झाड़ू की स्मेल तो आपको नहीं आती। या अगर मान लीजिए कि लिक्विड कुछ भी लेके आ रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं किसी पन्नी में या कहीं पे रैप है वो किसी पेपर बैग, तो वो तो हम तक नहीं आता कि हाँ दूध आ गया है घर में। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की कोई गैस, कोई स्मेल ऐसे स्प्रेड नहीं होती, उसके पार्टिकल्स ऐसे मूव नहीं करते, जबकि गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्यों है? ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा है। पार्टिकल की स्पीड ज्यादा क्यों है? क्योंकि लार्ज स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स। इसी वजह से गैसेस का जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में कौन सबसे ज्यादा डिफ्यूज करेगा, तो हम कहेंगे गैसेस करेंगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। रीजन सिंपल सा है कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, और गैस के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही हाई स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं। हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इसी वजह से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज फास्टेस्ट। In gaseous state, particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, particles hit each other, also with the walls of container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of container. हो क्या रहा है कि देखो इस डायग्राम से ए में आपके पास क्या है, सॉलिड है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स जैसे बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हैं। बी में आपके पास लिक्विड है, इसके पार्टिकल कुछ इस तरीके से हैं एज शोन इन द फिगर, थोड़ा सा स्पेस है, ये लोग मूव कर सकते हैं। और सी में देखो यहाँ तो स्पेस ही स्पेस है, ये पार्टिकल आराम से अच्छे से मूव कर सकते हैं। तो होगा क्या कि ये पार्टिकल्स, क्योंकि इनके पास स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट है, दे विल मूव इन एवरी डायरेक्शन। और जब ये मूव कर रहे होंगे इधर उधर एक, तो क्या होगा कि ये अपनी कंटेनर की जो वॉल है, अब ये जो वॉल है इससे भी टकराएंगे। जब ये इससे टकराते हैं तो वहां पर एक सर्टेन प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसी बात को ये यहाँ कह रहा था कि गैसियस स्टेट पार्टिकल्स मूव रेंडमली एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ड्यू टू दिस रेंडम मूवमेंट, ये जो रेंडम मूवमेंट हो रही है इसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से भी टकराएंगे और कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे। जैसे ही ये कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो वहां पे एक सर्टेन प्रेशर ही वहां पे क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।